Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपके 11th क्लास के इंग्लिश के बुक स्नैपशॉट्स के चैप्टर नंबर 3 को स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है मदर्स डे यानी कि मातृ दिवस. जो ये चैप्टर है यह एक नाटक के रूप में लिखा हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि एक ऐसा परिवार है जिसमें एक माँ की स्थिति काफ़ी दयनीय है. वह अपने परिवार के सभी सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात काम में लगी रहती है, लेकिन फिर भी उसको वह मान सम्मान नहीं मिलता जिसके वो अधिकारी है, और साथ साथ उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार भी किया जाता है. और इसमें जो ये बताया गया कि इनका एक पड़ोस में घर होता है जिसमें एक पड़ोसन रहती है जो कि इसके भाग्य को बदलने की पूरी कोशिश करती है. वो उसके परिवार के सदस्यों को भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसको कोई भी सफलता हासिल नहीं होती. तो उसके भाग्य को बदलने के लिए इसमें ऐसा क्या होता है? क्या सचमुच उसका भाग्य बदल जाता है? क्या इस मदर को अपने पूरे अधिकार मिल पाते हैं? क्योंकि जब भी यह मदर अपने अधिकारों के बारे में बात करती है या करना चाहती है तो इसके परिवार की तरफ से उसको एक अलग ही प्रकार का व्यवहार देखने को और उसका सामना करने को मिलता है. तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में और क्या बातें बताई गई है, जिससे कि आप एक परिवार में जो ये परिवार इस चैप्टर में बताया गया इसमें इस मदर की भूमिका क्या है, इसका रोल क्या है, क्या वे परिवार वाले इसका मान सम्मान कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं. तो हम सब यही चैप्टर को देखते हैं. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं J.B. प्रिस्टली. ये बहुत ही अच्छे राइटर हैं और इन्होंने आज का जो चैप्टर है एक नाटक के रूप में लिखा हुआ है. तो आइए शुरू करते हैं. तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले यहाँ पर आपके सामने 3 लाइनें हैं, जिसमें कुछ और भी अनुमान लगाने के लिए कुछ बातें आपके सामने लिखी हुई हैं. तो इसमें लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग प्ले यानी कि जो निम्नलिखित जो प्ले है यानी कि जो नाटक है जिसको आप अभी पढ़ने वाले हैं, इज ए ह्यूमरस पोर्ट्रायल ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर इन अ फैमिली. यानी कि एक परिवार में एक माँ के स्टेटस यानी कि एक मदर का जो स्टेटस है उसको एक हास्यपूर्ण तरीके से चित्रित किया गया है. यानी कि ह्यूमरस पोर्ट्रायल का मतलब होता है एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा चरित्र जिसको हास्यपूर्ण तरीके से समझाया गया हो या फिर चित्रित किया गया हो. आगे इसमें लिखा है कि लेट्स रीड ऑन टू सी. आओ इस चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं हाउ मिसेस पियर्सन्स फैमिली रिएक्ट्स. यानी कि जो ये महिला है ये मिसेस पियर्सन है. तो इसमें कहते हैं कि मिसेस पियर्सन्स का परिवार कैसे प्रतिक्रिया करता है, कैसे रिएक्ट करता है व्हेन जब सी ट्राइज जब वो कोशिश करती है टू स्टैंड अप फॉर हर ऑन राइट, जब वो अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की कोशिश करती है. यानी कि जब वो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश करती है तो उसका परिवार कैसे प्रतिक्रिया करता है. तो हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं. तो जो ये चैप्टर है यानी कि जो नाटक है इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं, यानी कि 5 इसमें पर्सन हैं, 5 व्यक्ति हैं. कौन है? सबसे पहले तो ये स्वयं मिसेस एनी पियर्सन है जिसके बारे में पूरी कहानी है, जो कि एक इसमें मदर का रोल निभा रही है. और जो इनके हस्बैंड है वो हैं जॉर्ज पियर्सन, और जो इनकी बेटी है वो डोरिस पियर्सन है. इनका जो बेटा है सारिल पियर्सन. और इसमें लास्ट का कैरेक्टर है मिसेस फिट्जराल्ड, जो कि मिसेस एनी पियर्सन की अच्छी पड़ोसन है और उनके अच्छे मित्र भी है. वो उस उम्र में थोड़ी सी ज़्यादा हैं और वो कार्ड देख करके लोगों के अच्छे भविष्य के बारे में बताती है. तो आगे इसमें लिखा है कि द एक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि जो ये अभिनय है इसकी शुरुआत होती है, यानी कि यह होता है, यानी कि घटित होता है, यानी कि कौन सी जगह पर ये जो सीन है ये स्टार्ट होता है. उसमें लिखा है कि द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम, यानी कि एक बैठक में, ऑफ द पियर्सन्स हाउस, यानी कि जो एनी पियर्सन्स है उसके घर के बैठक में यह सीन शुरू होता है. यानी कि यहाँ से इस नाटक की शुरुआत होती है. इन ए लंदन सबर्ब, यानी कि लंदन के उपनगर में जो मिसेस पियर्सन का जो ये घर है उस घर की बैठक में यानी कि लिविंग रूम में इस दृश्य की शुरुआत होती है. आगे इसमें लिखा है समय, प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान समय में, यानी कि जो ये अब ये सीन शुरू होने वाला दृश्य की जो शुरुआत है वो वर्तमान समय के लिए लिखी हुई है. तो आगे इसमें लिखा है कि सीन, यानी कि जो दृश्य हैं. अब इसमें बताया गया कि दृश्य का जो ये नापतोल कौन सी जगह पर किया गया, कहाँ से इसकी शुरुआत की जाएगी. तो इसमें लिखा हुआ है कि द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली, यानी कि पियर्सन परिवार की जो ये बैठक है उसका ये दृश्य है.
आफ्टरनून इट इज़ अ कम्फर्टेबली फर्निश्ड, यानी कि दोपहर के बाद का समय है। और इट इज़ अ कम्फर्टेबली फर्निश्ड, बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। मच लिव्ड इन रूम इन ए स्मॉल सबन, यानी कि उस उपनगर में एक छोटा सा जो ये रूम है, जो कि एक ही दीवार से जो दो घर जुड़े हुए, यानी कि दो घर के बीच में एक ही दीवार है, जिसके लिए लिखा हुआ है सेमी डिटेच विला, यानी कि दो विला आपस में जुड़े हुए हैं जिसके अंदर एक ही दीवार है, जिसको हम बोलते हैं सेमी डिटेच्ड। इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड टू बी यूज्ड, कि अगर ज़रूरत है तो सिर्फ एक ही दरवाज़ा ही काफ़ी एक दूसरे के घर जाने के लिए, यहाँ पर इसमें बात बता गई है। बट लेकिन इट इज़ बेटर विद टू, लेकिन दो दरवाजे होना ज़्यादा अच्छा है। वन अप लेफ्ट, यानी कि एक दरवाज़ा तो बाएं की तरफ है, लीडिंग टू द फ्रंट डोर, जो कि सामने वाले दरवाजे की तरफ जाता है। एंड द स्टेयर्स, और वहाँ से स्टेयर की तरफ जाता है, यानी कि जेनी की तरफ जाता है। एंड द अदर, और जो दूसरा दरवाज़ा है, इन द राइट वॉल, जो कि दाई दीवार की तरफ है। लीडिंग टू द किचन, जो कि किचन की तरफ जाता है। एंड द बैक डोर, और पीछे वाले दरवाजे तक चला जाता है। देयर कैन बी अ मशीन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल, और बाएं दीवार की तरफ वहाँ पर एक पर्दे से कवर की हुई एक मुस्लिम विंडो हो सकती है, एक खिड़की हो सकती है। एंड पॉसिबली, और संभव रूप से, वन इन द राइट वॉल टू, और संभव रूप से इसी तरीके की एक विंडो सीधे वाली, यानी कि दाएं वाली दीवार पर भी हो सकती है। द फायर प्लेस इज़ अज्यूम टू बी इन द फोर्थ वॉल, और जो इसकी चौथी दीवार है उसकी तरफ एक फायर प्लेस होगा, यानी कि अंगीठी होगी। एंड देयर इज अ सेटी अपराइट, और वहाँ पर दाहिनी तरफ एक बैठने के लिए सोफ़ा होगा। एंड आर्म चेयर डाउन लेफ्ट एंड वन डाउन राइट, और वहाँ पर बाईं तरफ और दाईं तरफ एक एक आर्म चेयर होगी। ए स्मॉल टेबल विद टू चेयर, और एक टेबल होगा जिसके दोनों तरफ कुर्सियाँ हैं। ऑन ईदर साइड ऑफ इट स्टैंड्स एट द सेंटर, जो कि इसके बीचों बीच रखा हुआ है, यानी कि इस कमरे के बीचों बीच रखा हुआ है। तो आगे इसमें सीन की शुरुआत होती है और इसमें पर्दा उठता है। तो इसमें लिखा है कि व्हेन द कर्टन राइजेज, जब पर्दा उठता है। इट इज़ एन आफ्टरनून, कि यह एक दोपहर बाद का समय है। इन अर्ली ऑटम, अभी पतझड़ की शुरुआत हुई है। एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट, और जो स्टेज है यानी कि जो मंच है उस पर पूरी तरह से प्रकाश आ रहा है, यानी कि अच्छे से प्रकाश आ रहा है, यानी कि वेल लिट का मतलब होता है जहाँ पर अच्छे से प्रकाश आ रहा है। मिसिज पर्सन एट राइट, यानी कि सीधी तरफ मिसिज पर्सन, एंड मिसिज फिट्जराल्ड एट लेफ्ट, और लेफ्ट तरफ हैं, लेफ्ट साइड में हैं मिसिज फिट्जराल्ड, आर सिटिंग अपोजिट, जो कि दोनों एक दूसरे के सामने बैठी हुई हैं। आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर, जो कि एक दूसरे के आमने सामने बैठी हुई है। एट द स्मॉल टेबल, उसी स्मॉल टेबल पर जिसके दोनों तरफ चेयर रखी हुई है। ऑन विच, जिस पर, यानी कि जिस टेबल पर, आर टू टी कप्स, जिस टेबल पर दो चाय के कप भी रखे हुए हैं। एंड सोसर्स, और वहाँ पर कुछ तस्तरियाँ यानी कि प्लेट्स भी रखी हुई हैं। एंड द कार्ड्स, और वहाँ पर कुछ कार्ड्स भी हैं। विथ विच, जिनसे मिसेज फिट्जराल्ड हैज़ बीन टेलिंग मिसेज पर्सन्स फॉर्चून, जिनकी सहायता से मिसेज फिट्जराल्ड मिसेज फॉर्चून का भाग्य बता रही हैं। मिसेज पर्सन इज़ ए प्लीजेंट बट वर्ड लुकिंग वुमन इन हर 40s, यानी कि जो मिसेज पर्सन है वो लगभग 40 साल की उम्र वाली एक महिला है, जो कि थोड़ी चिंतित दिखने वाली महिला है, यानी कि वह हमेशा चिंता में खोई रहती हैं। बट प्लीजेंट, लेकिन थोड़ा वो प्लीजेंट भी रहती है, यानी कि बहुत अच्छी महिला है वो। मिसेस फिट्जराल्ड इज़ ओल्डर, जो मिसेस फिट्जराल्ड है वो उनसे थोड़ी उम्र में ज़्यादा है, उसकी उम्र ज़्यादा है। हैवियर, थोड़ी मोटी है। एंड स्ट्रॉन्ग, और थोड़ी ताकतवर भी है। एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी, लेकिन एक बहुत ही ख़राब पर्सनैलिटी वाली महिला है। शी स्मोकिंग, वह धूम्रपान कर रही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत ज़रूरी बात है कि दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कंट्रास्टिंग वॉइसेस, ये बहुत ही ज़रूरी बात है, इन दोनों की आवाज़ में कुछ अंतर होना ही चाहिए। मिसेस पर्सन स्पीकिंग इन लाइट एंड फ्लूरिड सॉर्ट ऑफ टोन, की जो मिसेस पर्सन है वो बड़े आराम से लेकिन थोड़ी विचलित आवाज़ में बोल रही है। विद टच ऑफ ए सबन कॉकनी परहैप्स, कि शायद कि वो वहाँ पर जो
उत्तरी लंदन में जो बोले जाने वाला जो बातचीत का जो स्वर होता है शायद वो उसमें बात कर रही है, बट जो कि बड़े आराम से बोला जाता है। एंड मिसेस फिट्जराल्ड विद ए डीप वॉइस, लेकिन मिसेस फिट्जराल्ड बहुत ही गहरी आवाज़ में बोल रही है। रेदर आयरिश परहैप्स, कि शायद वो आयरिश अंदाज में बात कर रही है। अब इसके बाद इस प्ले की यानी कि इस नाटक की शुरुआत होती है, जो कि लेखक ने बड़े अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। तो जो इसमें पहला डायलॉग है वो मिसेस फिट्जराल्ड की तरफ से है, जो कि उसी टेबल पर बैठे हुए हैं। मिसेस पर्सन एंड मिसेस फिट्जराल्ड उस टेबल पर आमने सामने बैठे हुए हैं। तो इसमें मिसेस फिट्जराल्ड कहती है कलेक्टिंग अप द कार्ड्स को इकट्ठा करते हुए, एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू मिसेस पर्सन, कि मिसेस पर्सन यही सब बातें जो कि मैं आपको बता सकती हूँ। कुड बी अ गुड फॉर्चून एंड कुड बी बैड, कि आपका जो भाग्य है वो अच्छा हो भी सकता है और अच्छा नहीं भी हो सकता है, यानी कि बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, अब सब कुछ आप ही के ऊपर निर्भर करता है। मेक अप योर माइंड, एक पक्का निर्णय लीजिए, एंड देयर इट इज़, और फिर देखिए कि क्या होता है। आगे फिर मिसेस पर्सन कहती है कि यस थैंक यू, जी हाँ आपका धन्यवाद। मिसेस फिट्जराल्ड, कि मिसेस फिट्जराल्ड आपका धन्यवाद। आई एम मच ओब्लाइज्ड, कि मैं बहुत आभारी हूँ। आई एम श्योर, मुझे पक्का यकीन है। इट इज़ वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, कि हमारे घर के अगले घर में एक सच्चा भाग्य बताने वाला एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति हमारे पड़ोस में रहता है, कि ये बहुत ही अच्छी बात है। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, क्या आपने यह भी आउट ईस्ट में सीखा है? यानी वो पूछना चाहती है कि क्या आपने यह कार्ड देखना, यानी कि कार्ड के द्वारा जो भविष्य बता रहे हैं, क्या आपने यह कला भी आउट ईस्ट में सीखी है? अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि मिसेस फिट्जराल्ड एंड मिसेस पर्सन एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन सुनकर के मिसेस फिट्जराल्ड कहती है कि आगे मिसेस फिट्जराल्ड कहती है कि आई डिड, जी हाँ मैंने सीखा था। 12 ईयर्स आई हैड ऑफ इट, कि मतलब मैंने इसको 12 साल दिए हैं। विद माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, कि जो मेरे हस्बैंड हैं जिन्होंने लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर तक की तरक्की हासिल की है। ही लर्न अ लॉट, कि उन्हें बहुत कुछ सीखा। एंड आई लर्न अ लॉट मोर, और मैंने भी बहुत कुछ सीखा। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ, लेकिन क्या तुम अब कोई निर्णय लोगे, यानी कि क्या तुम अपना कोई पक्का मन बनाओगी? मिसेस पर्सन डियर, प्यारी मिसेस पर्सन, क्या तुम अब कोई बात पक्के से सोचोगी, क्या तुम कोई निर्णय लोगी? पुट योर फुट डाउन, अपने पैरों को नीचे रखो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। कहते हैं कि वंस एंड फॉर ऑल, एक बार बस पक्का निर्णय ले लो हमेशा के लिए। एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस, और अपने घर की एक मालकिन बन जाओ। एंड द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली, और अपने परिवार की एक मुखिया बन जाओ। जरा निर्णय तो लो। आगे से मिसेस पियर्सन बोलती है स्माइलिंग अपोलोजेटिकली, यानी कि एक खेदपूर्वक एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते हुए बोलती हैं कि दैट इज़ ईजर सैड, कहना आसान है, देन डन, करने से ज़्यादा कहना आसान है। बिसाइड, और इसके अलावा बात यह भी है कि आई एम सो फॉन्ड ऑफ दैम, कि मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे उनसे बहुत ज़्यादा लगाव है। इवन इफ़, हालांकि दे आर सो थॉटलेस, कि हालांकि वे लापरवाह हैं, बेपरवाह हैं, एंड सेल्फिश, और थोड़े स्वार्थी भी हैं। दे डोंट मीन टू बी, बल्कि वो ऐसा होना भी नहीं चाहते। बात को बीच में काटते हुए मिसेस फिट्जराल्ड बोलती है कटिंग इन, बीच में ही कट करते हुए बोलती है कि मे नॉट भी, शायद ऐसी बात ना हो, बट इट वुड बी बेटर, लेकिन ये बहुत अच्छा रहेगा फॉर देम, उनके लिए। इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली, कि अगर वे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अगर वे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना सीख जाते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे मिसेस पर्सन बोलती है कि यस, जी हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आई सपोज, मैं भी ऐसा चाहती हूँ। इट वुड इन एनी वे, कि शायद ऐसा हो जाए किसी न किसी तरीके से। मिसेस फिट्जराल्ड आगे बात को बढ़ाते हुए कहते हैं कि नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट अबाउट इट एट ऑल, कि इस बात में बिल्कुल भी शक नहीं है, बिल्कुल भी संदेह नहीं है। हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, कि इन सारे बिगड़ेल में से सबसे ज़्यादा अच्छा व्यक्ति कौन है? ग्रोन मैन, क्या वो बड़ा व्यक्ति है जो कि आपका हस्बैंड है? लेड, लड़का है, या फिर वो लड़की, यानी कि तुम्हारे हस्बैंड है, या फिर तुम्हारा बेटा है, फिर तुम्हारी बेटी है? न बड़ी, या फिर कोई नहीं।
आगे फिर वो कहती है कि यू थिंक इट डज सीम गुड, क्या तुम्हें अच्छा लगता है, वैन जब यू रन आफ्टर दैम ऑल द टाइम, कि तुम सारा समय उनके आगे पीछे घूमती रहती हो, टेक देयर ऑर्डर्स, उनके आदेशों का पालन करती हो, एज इफ जैसे कि यू वर द सर्वेंट, जैसे कि तुम कोई नौकर हो, इन द हाउस, उस घर में, जैसे कि तुम उस घर में कोई नौकर हो, क्या तुम्हें सब अच्छा लगता है। स्टे एट होम एवरी नाइट, और हर रात को तुम अपने घर पर ही रहती हो, वाइल जबकि दे गो आउट इंजॉइंग देमसेल्फ, जबकि वो खुद का आनंद प्राप्त करने के लिए यानी कि मज़े लेने के लिए घर से बाहर चले जाते हैं और तुम घर पर ही रहती हो। नेवर इन योर ओल लाइफ, तुम्हारी लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि तुम घर से बाहर गई हो। आगे फिर वो कहते हैं कि इट इज़ द रुइन ऑफ दैम, कि ये तो उनकी बर्बादी है ही, एज वेल एज यू, साथ साथ ही तुम्हारी भी बर्बादी है, यानी कि वे तो बर्बाद होंगे ही होंगे, साथ साथ तुम भी बर्बाद हो जाओगी। हस्बैंड सन्स डॉटर्स शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ्स, कि जो ये पति होते हैं, बेटे होते हैं और जो बेटे होती है, इनको नोटिस करना चाहिए। और वाइफ्स, एक जो पत्नी है उसके ऊपर नोटिस करना चाहिए। एंड मदर्स, अपनी माताओं पर नोटिस करना चाहिए। नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स एंड ट्रीटिंग देम लाइक डर्ट, कि उनको आदेश नहीं देना चाहिए और उनके साथ बहुत ही भद्दा व्यवहार, बहुत ही बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, जैसे कि वो कोई डर्ट हो, जैसे कि वो कोई घटिया व्यक्ति हो। उनका भी अधिकार अच्छे से जीने का। तो ये सब उसको समझाते हुए जो मिसेस फिट्जराल्ड हैं वो मिसेस पर्सन को सारी बात समझाते हुए कहती है। एंड डोंट टेल मी, और तुम मुझे ये मत बताओ, यू डोंट नो, तुम जानती नहीं हो, व्हाट आई मीन, कि मेरा मतलब क्या है। फॉर आई नो, क्योंकि मैं जानती हूँ, मोर देन यू हैव टोल्ड मी, कि जितना तुमने मुझे बताया मैं उससे ज़्यादा जानती हूँ। आगे फिर मिसेस पियर्सन बोलती है डिवियसली, एक संदेह को दर्शाते हुए मिसेस पियर्सन बोलती है कि आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट, कि ऐसा कुछ नहीं है, कि मैं अपने परिवार को थोड़ा हिंट देते रहती हूँ इस बात के लिए कि वो मेरा सम्मान करे। आगे फिर मिसेस फिट्जराल्ड बोलती है हिंट्स, संकेत, इट इज़ मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स, कि जितना तुम्हारे परिवार को ज़रूरत है सब जानने की, ये तुम्हारे हिंट से कहीं ज़्यादा है मिसेस पियर्सन। सिर्फ हिंट से काम नहीं चलेगा। उसका मतलब ये है कि जो तुम ये संकेत देने के लिए बात कर रही हो, यह तुम्हारे परिवार के लिए काफ़ी नहीं, तुम्हारे परिवार को ये जानने की ज़रूरत है कि तुम्हारी कोई वैल्यू है, सिर्फ हिंट से काम नहीं चलेगा। आगे फिर से मिसेस पियर्सन बोलती है संदेह जताते हुए डिवियसली, आई सपोज इट इज़, कि मुझे लगता है कि ऐसा ही है, बट लेकिन आई डू हेट एनी अनप्लेजेंटनेस, कि मुझे किसी भी ऐसे मोमेंट से सख्त नफरत है जिसके अंदर कड़वाहट या फिर घृणा भरी हुई है। एंड इट इज़ सो हार्ड, और ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, टू नो, जानना, यानी कि यह जानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वेयर टू स्टार्ट, की शुरुआत कहाँ से करें, यानी कि कहना कैसे शुरू करें। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड, कि मैं हमेशा इस कोशिश में रहती हूँ, मैं हमेशा यह निश्चय करती रहती हूँ, टू हैव इट आउट विद दैम, कि मैं उनके साथ इस चीज़ को शेयर करूँ। तो जो ये सेंटेंस इसमें लिखा है कि आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट ऑफ विद दैम, कि मैं उनके साथ ये सारी बात शेयर करूँ, बट समहाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन, लेकिन किसी न किसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं जान पाती कि शुरुआत कैसे करूँ। सी ग्लैंसेज एट हर वॉच और एट अ क्लॉक, कि वो अपने हाथ की घड़ी को और दीवार पर लगी घड़ी को देखती है, फिर बोलती है, ओह अरे, गुड ग्रेसियस, हे भगवान, लुक एट द टाइम, समय तो देखो ज़रा, नथिंग रेडी, कुछ भी तैयार नहीं है, एंड दे विल बी एट होम एनी टाइम, और वह किसी भी समय घर पर आते ही होंगे, एंड प्रोबेबली और शायद ऑल इन हरी टू गो आउट अगेन, कि वो दोबारा फिर से बाहर जाने की किसी जल्दबाजी में होंगे।